पावर, वेल्थ और इन्फ्लुएंस, उसके पास ये सब कुछ था। और सिर्फ ये ही नहीं बल्कि वो दुनिया की पहली बिलियन डॉलर कंपनी को ओन करता था। इसके अलावा कई बार यूनाइटेड स्टेट्स की इकोनॉमी उसके अल्फाज और पेन की निडल पर डिपेंड करती थी। वो सिंगल हैंडली बैंक्स को बैंकरप्ट होने से बचा सकता था। वो कंट्री की मोस्ट प्रॉफिटेबल इंडस्ट्रीज को डोमिनेट करता था। उसके पास सब कुछ था। कुछ लोग उससे नफरत करते थे और बाकी उसको एडमायर करते थे। आखिर कौन था वो शख्स? इनसाइट्स टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स की जिसके बारे में ये कहना गलत नहीं होगा कि वो अमेरिका को ओन करता था, और वो है जेपी मॉर्गन। आइए जानते हैं जेपी मॉर्गन की स्टोरी। जेपी मॉर्गन, जिसका पूरा नाम जॉन पीरपंट मॉर्गन था, 1837 में कनेटिकट में पैदा हुआ। उसके फादर जूनियस स्पेंसर मॉर्गन एक वेल्थी बैंकर थे, जिन्होंने इस बात का खास ख्याल रखा था कि जॉन अच्छी से अच्छी तालीम हासिल कर सके। लेकिन इस सारी आसाइश और वेल्थ के बावजूद जॉन अक्सर बीमार रहता था। वो अक्सर ब्रूटल कफिंग फिट्स, माइग्रेन्स और सीजर्स जैसी कई बीमारियों का शिकार रहता था। इस पर यह कहना गलत नहीं होगा कि जॉन मॉर्गन एक सिकी चाइल्ड था। वो अपनी हेल्थ की वजह से अक्सर बाहर खेल भी नहीं पाता था और ज्यादातर एक कमरे में बैठा फाइनेंस को स्टडी करता रहता था। एक मरतबा तो जॉन र्यूमेटिक फीवर की वजह से निहायत ही इनकैपेसिटेट हो गया था, जिसके नतीजे में उसके फादर ने उसे अजोर आइलैंड पर भेज दिया था कि इन्वायरमेंट में तब्दीली से जॉन कुछ बेहतर हो जाएगा। और इस तरह जॉन बिना किसी फैमिली के अजोर आइलैंड पर तकरीबन 1 साल तक रहा। हेल्थ की कंडीशंस कुछ बेहतर होने के बाद जॉन ने अपनी तालीम का सिलसिला शुरू किया और 1857 तक जॉन ने बोस्टन, स्विट्जरलैंड और जर्मनी से तालीम हासिल कर ली थी। इस वक्त जॉन 19 साल का था और अब जॉन वर्क फोर्स में शामिल होने के काबिल हो गया था। इस वक्त जॉन के फादर जॉर्ज पीबडी एंड को में जूनियर पार्टनर थे और उन्हीं की बदौलत जॉन को अपनी पहली जॉब वॉल स्ट्रीट में मिली। इस जॉब के दौरान जॉन के फादर ने महसूस किया कि जॉन हाई टेम्पर होने की वजह से एक अच्छा फाइनेंसर नहीं बन सकता। इसके बाद 1861 में जब जॉन 24 साल का हुआ तो उसने जॉब छोड़कर इंग्लैंड में अपनी एक कंपनी की बुनियाद रखी। इसी साल जॉन ने अपनी पहली मोहब्बत एमिलिया स्टर्जिस से शादी कर ली। इस वक्त जॉन बहुत खुश था। उसे जैसे सारी खुशियां मिल गई हों, लेकिन ये खुशी सिर्फ चंद दिन की थी। एमिलिया को परसिस्टेंट कफिंग होने लगी, जिसके बाद उसे ट्यूबरक्लोसिस डायग्नोज किया गया। इस सब में जॉन एमिलिया को एक एक्सटेंडेड हनीमून पर मेडिटेरेनियन ले गया, इस ख्याल के साथ कि एनवायरनमेंट में तब्दीली से उसकी हेल्थ पर अच्छा असर पड़ेगा, जैसा कि जॉन के फादर ने उसके लिए बचपन में सोचा था। लेकिन इसका कोई फायदा ना हुआ और इनकी शादी के 4 मंथ बाद ही जॉन की वाइफ की डेथ हो गई। 24 साला जॉन ने अपनी वाइफ की डेथ के बाद खुद को काम में ज्यादा मसरूफ कर लिया। इस वक्त जब जॉन एक बड़े क्राइसिस से गुजर रहा था, उसी दौरान यूनाइटेड स्टेट्स भी एक बड़े क्राइसिस से गुजर रहा था। अमेरिका में उस वक्त सिविल वार शुरू हो गई थी और 1863 की कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट के मुताबिक जॉन को भी इस जंग की बैटलफील्ड में शामिल होना था। लेकिन जॉन शामिल नहीं हुआ, बल्कि उसने $300 पे करके अपना एक सब्स्टिट्यूट जंग में भेज दिया। इस जंग में जॉन शामिल नहीं हुआ ये कहना भी गलत होगा, क्योंकि जॉन ने इस जंग से बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाया। मिसाल के तौर पर उसने 5000 सरप्लस हाफ कार्बन राइफल्स को गवर्नमेंट से $3.5 पर हेड के हिसाब से खरीद लिया। वो राइफल्स गवर्नमेंट के मुताबिक पुरानी और नाकाबिले इस्तेमाल हो चुकी थी। बाद में जॉन ने उन्हीं राइफल्स में माइनर एडजस्टमेंट्स करवा कर गवर्नमेंट को $22 पर हेड के हिसाब से सेल कर दी। इस तरह जॉन ने इन राइफल्स में 600% तक का प्रॉफिट कमाया। जॉन की इस वार प्रॉफिट रेंज को पब्लिक और गवर्नमेंट ने बहुत ही नापसंद किया, लेकिन जॉन को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि जल्द ही जॉन इससे भी बड़ी कंट्रोवर्सीज को फेस करने वाला था। 1871 में जॉन ने एक लीडिंग फाइनेंसर जिसका नाम एंथनी ड्रेगजल था, उसके साथ पार्टनरशिप कर ली और कुछ वक्त बाद दोनों ने ड्रेगजल मॉर्गन एंड को के नाम से एक प्राइवेट बैंक हाउस बनाया, जिसे बाद में जेपी मॉर्गन एंड को के नाम से रीनेम किया गया। और यही वो कंपनी थी जिसे जॉन ने अपनी बाकी जिंदगी में मैनेज किया। स्टार्टिंग में जॉन सिर्फ एक फैसिलिटेटर की तरह काम करता रहा, यानी वेल्थी इन्वेस्टर्स और विजनरीज को मिलाने का काम, जिससे जॉन ने काफी प्रॉफिट हासिल किया। इसमें से कई प्रोजेक्ट तो जॉन ने खुद फाइनेंस किए थे, लेकिन अब जॉन को इससे भी बड़े काम करने थे और अब जॉन ने अपनी पहली मेजर इन्वेस्टमेंट तलाश करनी थी, जो कि उसे द अमेरिकन रेल रोड सिस्टम की शक्ल में मिली। एट दैट टाइम वहाँ की मेजर इंडस्ट्रीज ऑलरेडी एक सिंगल कैपिटलिस्ट ओन करता था। जैसे स्टील इंडस्ट्री को कार्नेगी डोमिनेट कर रहा था और ऑयल इंडस्ट्री को रॉकेटफेलर ओन करता था, लेकिन रेल रोड को कोई भी डोमिनेट नहीं करता था, बल्कि रेल रोड का मामला बिल्कुल ऑपोजिट था और इसमें बहुत सारी कंपनीज कम्पीट कर रही थी, जो कि तकरीबन सेम रूट्स प्रोवाइड करती थी और कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए अक्सर प्राइसेस कम कर देती थी। इस वक्त जब ज्यादातर लोग रेलवे इंडस्ट्री में कंपटीशन देख रहे थे, जॉन ने उसमें अपॉर्चुनिटी तलाश करना शुरू की।
और उसने इसका जो हल निकाला वो था कंसोलिडेशन, यानी रेलवे कंपनीज को मर्ज करना, ताकि बजाय इसके कि कंपनीज एक दूसरे से कम्पीट करें और प्राइजेस कम करें, बल्कि वो मर्ज होकर अपनी मर्जी की प्राइसेस सेट कर सकते हैं और ज्यादा प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं। इस सब के लिए जॉन ने मल्टीपल कंपनीज में इन्वेस्ट करना शुरू किया। जॉन ने मल्टीपल अंडर फाइनेंस कंपनीज को ओवरटेक करना शुरू किया और जल्द ही एक डोमिनेटिंग रेल रोड इंडस्ट्री बना दी, जो कि किसी भी दूसरी कंपनी को क्रैश कर सकती थी। और ऑफ कोर्स जॉन बाद में उसे भी ओवरटेक कर लेता। इस सारे प्रोसेस को बाद में मॉर्गनाइजेशन का नाम दिया गया। मॉर्गनाइजेशन के बाद रेल रोड इंडस्ट्री ना सिर्फ स्टेबल हुई, बल्कि इसने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। यूरोप से भी रेलवे इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आई। इस सब की वजह वही कंसोलिडेशन थी जो कि जॉन ने की थी। और ऑफ कोर्स जॉन मजीद वेल्थी हो गया। इस कदर वेल्थी होने के बाद भी जॉन ने बस ना की, बल्कि बहुत ज़्यादा रेल रोड कंपनीज को अक्वायर करने के बाद भी जॉन ने विलियम वेंडरबिट से 2,50,000 के शेयर्स खरीदे, जो कि कंट्री की बहुत प्रोमिनेंट रेल रोड कंपनी थी, जिसका नाम न्यूयॉर्क सेंट्रल रेल रोड था। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता जॉन तकरीबन रेल रोड ऑफ अमेरिका Y3 का ऑनर बन गया। ये उस वक्त की बात है जब अमेरिका की स्टॉक मार्केट का 60% रेलवे रोड इंडस्ट्री थी। दूसरे लफ्जों में जॉन अब वेल्दी पर्सन से कुछ बहुत ज्यादा बन गया था। अब वो कॉन्ग्लोमरेट्स रेल रोड की शेपिंग और मर्जिंग कर रहा था, और इस सब से जॉन की वेल्थ और पावर में मजीद इजाफा होता जा रहा था। अब तक जॉन अपने रास्ते में आने वाली हर कंपनी को क्रैश करता जा रहा था, लेकिन 1901 में जॉन का पाला एक टक्कर के शख्स से पड़ा, जो कि प्रेसिडेंट थियोडर रूजवेल्ट थे। इसके साथ साथ 1901 में जॉन ने नॉर्दर्न पैसिफिक रेल रोड और उस रीजन के 2 और रेल रोड से मिलाकर एक मैसिव होल्डिंग कंपनी बनाई, जिसका नाम था नॉर्दर्न सिक्योरिटीज कॉर्पोरेशन। उस वक्त के प्रेसिडेंट विलियम मैकिनली से जॉन का अच्छा ताल्लुक था, जिसकी वजह से जॉन अब तक किसी भी किस्म के लॉ सूट से बचा रहा था। लेकिन मैकिनली की सडन डेथ के बाद थियोडर रूजवेल्ट प्रेसिडेंट बन गया, और वो जॉन के काम को एक बहुत ही मुख्तलिफ नजरिए से देखता था। रूजवेल्ट ने जस्टिस डिपार्टमेंट को जॉन के खिलाफ लॉ सूट फाइल करने का ऑर्डर दिया, क्योंकि जॉन ने एक्ट ऑफ 1890 के तहत शर्मन एंटीट्रस्ट को वायलेट किया था। इससे जॉन की कंपनी को काफी नुकसान का सामना करना पड़ा, और इस तरह इन दोनों के दरमियान काफी टेंस रिलेशनशिप्स रहे। लेकिन जॉन के लिए ये सिर्फ एक छोटा सा स्टेप बैक था, क्योंकि जॉन ने इससे काफी बड़ा कुछ प्लान कर रखा था। 1901 में कार्नेगी स्टील, जो कि स्टील इंडस्ट्री को डोमिनेट कर रही थी, अपने उरूज पर थी, और ये कंपनी $40 मिलियन पर ईयर कमा रही थी। लेकिन कार्नेगी अब रिटायर होना चाहता था, लेकिन इतनी बड़ी कंपनी को आखिर कौन बाय कर सकता था। यहाँ जॉन ने कार्नेगी को मुंह मांगी प्राइस दी और $480 मिलियन में इस कंपनी को खरीद लिया। ये उस वक्त हिस्ट्री में होने वाली सबसे बड़ी बिजनेस डील थी। जॉन ने ना सिर्फ $480 मिलियन पे किए, बल्कि बाद में कॉन्फेस भी किया कि वो इस डील के लिए मजीद $100 मिलियन पे करने को तैयार था। और ये तो सिर्फ जॉन के प्लान की शुरुआत थी। बाद में जॉन ने कार्नेगी स्टील, फेडरल स्टील और कई दूसरी कंपनीज को मर्ज करके दुनिया की पहली $1 बिलियन कॉरपोरेशन बनाई, जो कि US स्टील थी, जिसका मार्केट कैप $1.4 बिलियन था। इस वक्त कंट्री की 2 बड़ी इंडस्ट्रीज स्टील और रेल रोड थी, जिनको जॉन ऑन करता था। लेकिन जॉन ने अब भी बस ना की और थॉमस एडिसन को उसके अर्ली इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेरिमेंट के लिए फाइनेंस किया, और बाद में जॉन ने एडिसन इलेक्ट्रिक और उसके कंपेटिटर्स को मर्ज करके जनरल इलेक्ट्रिक बनाने में भी अहम किरदार अदा किया। 1893 में यूनाइटेड स्टेट्स में एक बहुत बड़ा क्राइसिस शुरू हो गया था, जिसने अमेरिका की इकोनॉमी को कैओस में डाल रखा था। स्टॉक मार्केट्स की प्राइस बिल्कुल गिर चुकी थी, हजारों बिजनेस ठप हो गए थे, और हंड्रेड्स ऑफ बैंक्स बैंकरप्ट हो चुके थे। अनएम्प्लॉयमेंट आसमान को छू रहा था। ये सब कैओस देखते हुए फॉरेन इन्वेस्टर्स भी अपनी इन्वेस्टमेंट वापस ले रहे थे। 1895 से पहले डॉलर की प्राइस गोल्ड के बराबर थी, लेकिन 1895 में डॉलर की प्राइस भी बहुत ज्यादा तेजी से गिरने लगी। यूनाइटेड स्टेट्स के पास उस वक्त यूनाइटेड बैंक भी नहीं था, जो कि उनको रेस्क्यू कर सके। ऐसे में जॉन समझ गया था कि उसे कुछ करना पड़ेगा। जॉन वाशिंगटन के प्रेसिडेंट क्लेवलैंड से मिला और उसे अपना गेम प्लान बताया, जो कि $65 मिलियन के गोल्ड बॉन्ड्स परचेज करना था। इस पर प्रेसिडेंट ने किसी से परमिशन लिए बिना जॉन के एग्रीमेंट पर साइन कर दिया, और जॉन ने सारे गोल्ड बॉन्ड्स खरीद के कंट्री की इकोनॉमी को बहाल करने में काफी अहम किरदार अदा किया। इससे लोगों के दरमियान जॉन का एतमाद बहाल हुआ, क्योंकि जॉन ने सिंगल हैंडेडली मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाया था। लेकिन दूसरी तरफ लोगों के दरमियान ये सवाल भी उठने लगा कि आखिर कैसे एक कंट्री एक सिंगल पर्सन पर डिपेंड कर सकता है। और ये पहली बार नहीं था कि जॉन ने कंट्री को बैंकरप्ट होने से बचाया था। 1907 में कंट्री एक और फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा था, जिससे बहुत से बैंक्स बैंकरप्सी के करीब थे और सब लोग बैंक से मनी विड्रॉ करवाने में लगे हुए थे। ऐसे में गवर्नमेंट ने अकाउंटेंट्स को ऑर्डर दिया कि वो पैसों की काउंटिंग स्लो करें
ताकि उन्हें कुछ वक्त मिल जाए। इस वक्त रूजवेल्ट प्रेसिडेंट था और जैसा कि हम पहले से ही जानते हैं कि रूजवेल्ट और जॉन के दरमियान के रिलेशनशिप्स काफी टेंस रहे थे, लेकिन 1907 के क्राइसिस इतने बड़े थे कि दोनों ने मिलकर काम करने का फैसला किया ताकि मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचा सकें। रूजवेल्ट ने जेपी मॉर्गन को कॉल की कि वो इस सिचुएशन को बेहतर करने के लिए कुछ करें, और एक बार फिर जॉन का प्लान था कि मनी को सही जगह इन्वेस्ट किया जाए। यहाँ आल्दो ज्यादातर बैंक्स बैंकरप्ट हो गए थे, लेकिन अभी भी कुछ बैंक्स को बचाया जा सकता था। जॉन ने अपने साथ मुल्क के लीडिंग फाइनेंसर्स और बैंकर्स को मिलाया और उन्होंने बड़ी अमाउंट मल्टीपल बैंक्स में इन्वेस्ट की, और रूजवेल्ट के अप्रूवल के बाद यूएस ट्रेशरी ने भी $25 मिलियन की कंट्रीब्यूशन की, और इस तरह एक बार फिर जॉन के प्लान ने मुल्क की इकोनॉमी को डिफॉल्ट होने से बचा लिया। इस सब में रिमार्केबल पॉइंट ये भी था कि जॉन इस वक्त 70 साल का हो चुका था, और जॉन इस सारी निगोशिएशन के दौरान एक टेरिबल कोल्ड का शिकार था। इस सब के बाद जब जॉन के प्लान की वजह से अमेरिका की इकोनॉमी बहाल हुई, बजाय इसके कि लोग उसे हीरो लेबल करते, लोगों को एहसास हुआ कि आखिर किस कदर वो सिंगल मैन पर डिपेंडेंट हैं। कुछ तो था जो बदलना चाहिए था, और इसी वजह से जॉन को पूजो कमेटी ने टेस्टिफाई करने के लिए बुलाया। वो 1907 में होने वाली क्राइसिस पर इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। जॉन की फाइनेंशियल सक्सेस एक तरफ, लेकिन जॉन की मेंटल हेल्थ बहुत खराब होने लगी थी। जॉन उस वक्त मल्टीपल नर्वस ब्रेकडाउन से गुजर रहा था, और उसे पब्लिक के नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यूज को डील करने में भी काफी मुश्किल पेश आ रही थी। अपेरेंटली जेपी मॉर्गन टाइटैनिक में सफर करने वाला था, लेकिन हेल्थ इश्यूज की वजह से उसे लास्ट मोमेंट पर कैंसिल करना पड़ा। दूसरी तरफ पूजो कमेटी भी अपनी इन्वेस्टिगेशंस मुकम्मल करने के करीब थी, और यकीनन एक कंट्री सिर्फ एक रिच और पावरफुल पर्सन के ऊपर रिलाय नहीं कर सकता था कि वो आए और मुल्क को डूबने से बचाए। लेकिन जॉन इस इन्वेस्टिगेशन के रिजल्ट को देख ही नहीं सका, क्योंकि एक मंथ पहले ही 31 मार्च 1913 को 75 साल की उम्र में जेपी मॉर्गन रोम में वेकेशंस के दौरान ही मर गया, और जॉन की डेथ के बाद उसके बेटे ने बिजनेस को टेक ओवर कर लिया और जॉन की लेगेसी को आगे बढ़ाया। उम्मीद करता हूँ इनसाइट्स टीवी की ये वीडियो भी आप लोगों ने भरपूर एंजॉय की होगी। इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव और स्टोरी टेलिंग वीडियोस देखने के लिए इनसाइट्स टीवी को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।